हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली अगर आपको पता होगा तो ये लूसेंट का थर्ड लेक्चर है। अभी तक टोटल हम लोगों ने आर्टिकल 44 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। मतलब एज इन अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आफ्टर दैट वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम है ना, सुप्रीम कोर्ट, ये सब सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोकपाल। देखो बिफोर डिस्कसिंग अगर मैं बता दूँ तो लूसेंट, देखो अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो लूसेंट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स विद विच यू कैन रिवाइज योर सेल्फ। अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया है देन इट्स वेरी गुड, इफ नॉट देन यू कैन यूज दिस लूसेंट बुक और दिस लेक्चर वीडियो फॉर योर व्हाट वी कॉल फॉर योर रिविजन, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल। तो लोकपाल क्या है? एक ऑम्बड्समैन है। देखो बिफोर ऑम्बड्समैन मतलब बिफोर डिस्कसिंग चलो देखते हो ऑम्बड्समैन है क्या। ऑम्बड्समैन जो है ना एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो बेसिकली क्या काम करता है, जो डील करता है, मतलब हु डील्स विथ प्रॉब्लम्स या फिर कंप्लेंट होता है ना वो नॉर्मल पीपल का, उससे कंप्लेंट्स ऑफ नॉर्मल पीपल। ठीक है, ये है। बाकी सारा कुछ दिया ही होगा इसमें ऑम्बड्समैन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, बिजनेस को रिजॉल्व करता है, प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये सब होता है। देखो बेसिकली इसका जुरिडिक्शन जो है मतलब ये किस पे ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs, प्राइम मिनिस्टर विथ सर्टेन एक्सेप्शंस, मिनिस्टर्स एंड देयर सिविल सर्वेंट एक्सेट्रा इन केस ऑफ करप्शन। और लोकपाल जो है बेसिकली एम्पावर्ड है टू सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने में भी इनका भागीदारी होता है। अब देखो द अमेंडेड लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो 2011 मतलब एक बिल आया था जो बेसिकली लोकपाल और लोकायुक्त के लिए आया था, वो बेसिकली पास किया गया था राज्यसभा के द्वारा ऑन 17 एंड 18 दिसंबर 2030 रिस्पेक्टिवली। समाजवादी पार्टी अपोज द बिल। उसके बाद हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी जो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लेड किया गया था, हैव बीन रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट फॉर चेयरपर्सन, मतलब किनके लिए, तो चेयरपर्सन ऑफ लोकायुक्त। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकपाल। प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करेंगे अपॉइंटमेंट को। ठीक है, आपको ये पता चल रहा होगा प्राइम मिनिस्टर ही है जो बेसिकली एक हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा लीड किए जाएंगे, जो अपॉइंट करेंगे चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकपाल को। और उनका सिग्नेचर किनका रहेगा, उन पे सिग्नेचर किनका रहेगा, तो बेसिकली प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने ऑन 23 मार्च 2019 एडमिनिस्टर किया ओथ ऑफ ऑफिस टू जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष एज अ कंट्रीज फर्स्ट लोकपाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है वो एज इन फर्स्ट लोकपाल रहे हैं, ठीक है, ऑफ द कंट्री। नाउ जस्टिस घोष 66 रिटायर्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज इन May 2017। ही लास्ट सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। जितने भी 8 न्यूली अपॉइंटेड मेंबर ऑफ एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन मैन लोकपाल इन 27 मार्च 2019 है ना, उन्होंने ओथ लिया। साथ ही साथ दे वेर एडमिनिस्टर्ड द ओथ बाई लोकपाल चेयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अब देखो न्यू लोकपाल क्या है, तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर ने एडमिनिस्टर किया ओथ ऑफ ऑफिस एज अ चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 10 मार्च 2024। ये सबसे रिसेंट है। कौन है? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जिनका नाम क्या है, अजय मणिकराव खानविलकर। ये एडमिनिस्टर किया इन्होंने ओ ऑफिस मतलब इन्होंने एज इन ऑफिस का एज इन अपहोल्डिंग लिया और एज इन चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज एन ओथ लिया उनके सामने। फिर द पोस्ट वॉज जो है वैकेंट किया गया था फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ पिनाकी चंद्र घोष ऑन May 27, 2022। मतलब समझ रहे हो ना, गैप हो गया यहाँ पे। मार्च 10, 2024 को इन्होंने ओथ लिया। कौन? अजय मणिकराव खानविलकर ने, और पिनाकी चंद्र घोष ने May 27, 2022 को रिजाइन किया था। जुडिशियल मेंबर जो है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती वॉज सर्विंग एज एक्टिंग चेयरपर्सन फॉर May 28, 2022। और न्यूली अपॉइंटेड जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर जो है आर जुडिशियल मेंबर, मतलब न्यूली अपॉइंटेड जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर के बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले आएगा जुडिशियल मेंबर। तो जुडिशियल मेंबर जो होंगे वो जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ये होंगे हमारे जुडिशियल मेंबर। वहीं पे नॉन जुडिशियल मेंबर आप देखोगे तो सुशील चंद्र, पंकज कुमार एंड अजय तिर्की है।
अब हो गया हमारा लोकपाल खत्म। अब एक बार हम लोग आते हैं लोकायुक्त के बारे में। देखो जैसे लोकपाल एज एन सेंट्रल एंड लोकायुक्त एज एन स्टेट। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन इन इज टिपिकल इन स्कैंडिनेवियन। देखो द ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन जो है हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1809। कब से? 1809 से है। इन स्वीडन, ऑल्सो इन फिनलैंड सिंस 1919, डेनमार्क 1955, नॉर्वे एंड न्यूजीलैंड 1962। महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट है इंडिया में जो इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ लोकायुक्त एंड उपायुक्त एक्ट 1971। किस लिए? तो रिकमेंड करने के लिए, मतलब इन व्यू ऑफ किन के रिकमेंडेशन में? मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। एआरसी रिपोर्ट जो होता है ना, आप लोग पढ़ते हो, उसका फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, हेडेड बाय मोरारजी देसाई इन 1966। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट है इंडिया में जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1979 लाया। महाराष्ट्र का मतलब द महाराष्ट्र लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन केम इनटू बीइंग फ्रॉम 25 अक्टूबर 1972। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब हम चैप्टर 5 देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो आर्टिकल 148 जो है वो क्या डील करता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद आर्टिकल 149 जो है वो क्या बताता है? वो ड्यूटी बताता है, पावर बताता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, कैग का, है ना। अगर कैग के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जानना होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। मैं उसके लिए डिटेल वीडियो लेक्चर ले आऊँगी, क्योंकि देखो अगर वो सब समझाने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा वंस मोर, राइट। देखो पार्ट 6 जो है द स्टेट्स। तो पार्ट 6 में स्टेट के बारे में बताया गया है। अभी तक हम लोगों ने कितने पार्ट कर लिए हैं? पार्ट 5 तक कर लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे सॉरी पार्ट 6 जो है पार्ट 6 जो है बेसिकली आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल, द एग्जीक्यूटिव, द स्टेट लेजिस्लेचर, द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, राइट। पार्ट 7 जो है ये आर्टिकल 238 है, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 8 जो है आर्टिकल 239 से लेके 241 तक है, द यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 9 जो है पार्ट 9 जो है वो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ द पंचायत के बारे में है। और पार्ट 9 ए जो है वो बेसिकली म्यूनसिपालिटीज़ के लिए है, जो आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। अब देखो अंडर आर्टिकल 243 जेड डी जो है द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 जेड जे, देखो यहाँ जेड जे है, सॉरी अगर थोड़ा ब्लर हो रहा होगा तो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी 21। कितना? डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना हो सकता है? 21। वहीं पे पार्ट 9 भी जो है वो आर्टिकल 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और पार्ट 10 जो है आर्टिकल 244 से लेके 244 ए है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के लिए है। पार्ट 11 जो है आर्टिकल 245 टू 263 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। वहीं पे पार्ट 12 जो है वो आर्टिकल 264 से लेके 300 है, जो क्या डील करता है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेवेन्यू यूनियन और स्टेट्स के बीच में, और फाइनेंस कमीशन बोरोइंग्स, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स है। अब देखो आर्टिकल 268 जो है वो टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 268 जो है वो वैसे टैक्सेस के बारे में बता रहा है जो बेसिकली लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो बिटवीन सेंटर और स्टेट में होता है। ठीक है, मतलब मालिक तो एज इन सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बांटा दोनों में जाता है। और आर्टिकल 300 ए जो है बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डील करता है। अब देखो पार्ट 13 जो आर्टिकल 301 से लेके 307 तक जो किससे रिलेटेड है? ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्स विद इन द इंडिया, मतलब ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्स, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ वन ऑब्जेक्ट या फिर वन गुड्स फ्रॉम टू अदर गुड्स इन द सेम कंट्री। ठीक है। और पार्ट 14 जो है ये क्या करता है? ये सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में डिफाइन करता है। अब देखो आर्टिकल 309 जो है ये बेसिकली रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस है ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन और द स्टेट्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 310 जो है वो किसके बारे में है? वो टेनवर बताता है, किसका? ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग इन अ यूनियन और स्टेट, मतलब यूनियन या फिर स्टेट में कोई अगर ऑफिशियल मेंबर है तो उनका कार्यकाल कितना रहेगा, व्हाट्स हिज टेन्योर, वो आर्टिकल 310 में दिया गया है। और आर्टिकल 311 जो है वो बेसिकली डिसमिशल
रिमूवल और रिडक्शन जो है इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और स्टेट्स के बारे में बताता है। और आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए है। आर्टिकल 315 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन और फॉर स्टेट्स के लिए है। आर्टिकल 316 जो है वो अपॉइंटमेंट है और टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स है। आर्टिकल 317 जो है वो रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। फिर से आर्टिकल 317 जो है वो रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 318 जो है वो पावर है टू मेक द रेगुलेशंस एज टू द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ्स ऑफ द कमीशन। और आर्टिकल 320 जो है ये बेसिकली फंक्शन है किसका, ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस का। और आर्टिकल 321 जो है वो बेसिकली पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल 323 जो है वो बेसिकली रिपोर्ट करता है किसके लिए, पब्लिक सर्विस कमीशंस को। ठीक है, मतलब रिपोर्ट्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन का है वो आर्टिकल 323 बताता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 14A। तो 14A एक्चुअली डील करता है आर्टिकल 323A से लेके 323B ट्रिब्यूनल्स को। तो पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन से रिलेट करता है। देखो, अगर हम लोग पार्ट 15 को देखते हैं तो इलेक्शन में सबसे पहले आएगा आर्टिकल 324 जो बेसिकली सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 325 जो है वो क्या कहता है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स। मतलब आप देखो, रिलीजियन, रेस, कास्ट और जेंडर के हिसाब से किसी को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल मतलब आप उसको हटा नहीं सकते हो फॉर इंक्लूजन इन और इन आउट ऑफ द क्लेम, मतलब या तो क्लेम करने के लिए या तो भगाने के लिए। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 326 जो है वो बेसिकली क्या बताता है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। ठीक है, इलेक्शन जो है वो हाउस ऑफ पीपल में एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बेसिकली किस पे होना, ऑन अडल्ट सफरेज, मतलब एज जो होना चाहिए। मान लो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 21 साल, मान लो 35 साल राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 साल, ये सब जो है ये उसके मुताबिक होना चाहिए, है ना। आर्टिकल 327 जो है ये पावर ऑफ पार्लियामेंट है, जो बेसिकली क्या करता है, जो प्रोविजन बनाता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 जो है बेसिकली पावर ऑफ लेजिस्लेचर है ऑफ स्टेट, जो बेसिकली प्रोविजन बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द सच लेजिस्लेचर। आर्टिकल 329 जो है बेसिकली बार टू मतलब रोकता है टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, मतलब कोई भी इलेक्टोरल मैटर में कोर्ट का मतलब कोर्ट को स्टॉप करना है, वो आर्टिकल 329 में उसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन इंस्क्राइब्ड ओवर देयर। अब आर्टिकल 16 जो है ये बेसिकली आर्टिकल 330 से लेके 342 तक है, जो बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सर्टेन क्लासेस के लिए है। आर्टिकल 17 जो है वो पार्ट 17 जो है वो बेसिकली आर्टिकल 343 से लेके 351 तक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। वहीं पार्ट 18 जो है ये आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस का बारे में बताता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 352 दो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, मतलब ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में बता रहा है। वहीं पे आर्टिकल 356 जो है ये आपका स्टेट मशीनरी, फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरीज के लिए बता रहा है, मतलब ये स्टेट इमरजेंसी है। ठीक है, और वहीं पे मतलब प्रेसिडेंट्स रूल आप बोल सकते हो, सॉरी, है ना, प्रेसिडेंट्स रूल बोल सकते हो। वहीं आर्टिकल 356 और वहीं पे आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को बताता है। आर्टिकल 358 अगर मैं उतना बता दूँ तो आर्टिकल 358 जो है वो बेसिकली जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगा आपका फंडामेंटल राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 जो है वो खारिज हो जाएगा, मतलब इट्स ऑफ नो यूज़। और वहीं पे आर्टिकल 359 जो है वो बताता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगा कौन सा आर्टिकल जो है वो अभी काम नहीं करेगा और कौन सा आर्टिकल काम करेगा, ये आर्टिकल 359 में बताया जाता है। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 365 जो है वो बताता है कि स्टेट जो है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नर, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है, मतलब इट्स नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रेसिडेंट, सो फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी सिचुएशन हैव बीन अरोज्ड एंड आप क्या कर सकते हो, आपको एज एन स्टेट इमरजेंसी दैट इज प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जितना बताया है उतना बताया जाएगा, नहीं तो मैं आपको आगे समझा दिया जाऊँगा। ठीक है,
आर्टिकल 19 वो मिसलेनियस है। आर्टिकल 361A ये क्या कहता है, देखो जैसे कि आर्टिकल 360 जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वहीं आर्टिकल 361A जो है वो प्रोटेक्शन है ऑन पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 363 जो है ये बेसिकली बार करता है, रोकता है टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। वहीं आर्टिकल 368 जो है वो क्या करता है, वो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन ग्रांटेड टू द रूल ऑफ इंडियन स्टेट्स टू सीज एंड प्रीवी परसू टू बी अबॉलिश्ड। मतलब ये बेसिकली आर्टिकल 363 जो है 363A ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ग्रांट करता है रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स टू सीज एंड प्रीवी द परसू टू बी अबॉलिश्ड। मैं समझाता हूँ कुछ देर में, है ना। आर्टिकल 364 जो है बेसिकली स्पेशल प्रोविजन है एज टू मेजर पोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। वहीं आर्टिकल 365 देखो मैं कुछ देर पहले आपको आर्टिकल 365 बता रहा था, ये है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द और टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। मतलब यूनियन गवर्नमेंट का जो बेसिकली प्रेसिडेंट मान लो, प्रेसिडेंट का जो डायरेक्शन है ना वो फॉलो नहीं किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, इसीलिए फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी है, इसीलिए प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ये आर्टिकल 365 में दिया गया है। मुझे नहीं लगता है नॉर्मल टर्म्स में इतना क्लियर कट कोई बता पाएगा, इसीलिए इन केस इफ़ यू आर फीलिंग दैट यस आई हैव डन अ गुड जॉब देन यू कैन डेफिनेटली लाइक माई चैनल, अदरवाइज कोई बात नहीं, बिकॉज आई जनरली डू नॉट से एनीवन टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर ठीक लग रहा है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बेसिकली ये मेरे लिए खुद के लिए भी है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, है ना। पार्ट 20 जो है बेसिकली आर्टिकल 368 है, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 21 जो है बेसिकली आर्टिकल 369 से लेके 392 है, वो टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स के लिए है। अब डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 373, तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 ये लीड करता है विद क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये बेसिकली क्या करता है, इज टू प्लीज टू डिक्लेयर दैट फ्रॉम 5 अगस्त 2019 जितने भी क्लॉसेज जो है ना ऑफ सेड आर्टिकल 370 शैल सीज टू बी ऑपरेटिव। मतलब अब वो काम का नहीं रहा, एक्सेप्ट द फॉलोइंग विच शैल रीड एज अंडर, मतलब कौन सा काम नहीं करेगा। तो 370 एज हट गया था 5 अगस्त 2019 को, तो वही बता रहा है कि जितने भी प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन के एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को लगेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रारी कंटेन्ड इन आर्टिकल 152 और आर्टिकल 308। मतलब उस कॉन्ट्रारी में नहीं, मतलब एक्सेप्ट आर्टिकल 152 और 308, साथ ही साथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एनी अदर लॉ, डॉक्यूमेंट, जजमेंट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ट्रीटी और एग्रीमेंट एज एनविसाज्ड अंडर आर्टिकल 363 और अदरवाइज। अब देखो पार्ट 22, ये आर्टिकल 393 से लेके 395 तक है। शॉर्ट टाइटल्स के बारे में बताता है, कमेंसमेंट के बारे में बताता है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के बारे में बताता है इन हिंदी एंड रिपील्स। अब देखो नेक्स्ट अब हम चलते हैं चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 जो है ये बेसिकली शेड्यूल्स के बारे में बताता है, मतलब कितने सारे शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली एट द टाइम ऑफ अडॉप्शंस हैड ओनली 8 शेड्यूल। सिर्फ 8 शेड्यूल था जब अडॉप्शन चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। 26 जनवरी 1950 को याद रखो, जब अडॉप्ट हो रहा था तो कितना था, सिर्फ 8 शेड्यूल था, टू विच 4 मोर वेर एडेड ड्यूरिंग द सक्सीडिंग 65 ईयर्स, 65 साल में और कितना ऐड किया गया, और 4 ऐड किए गए। शेड्यूल 1 जो है बेसिकली किसके बारे में बताता है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी विद टेरिटोरियल डेमोक्रेटिक डिमार्केशंस। ठीक है, मतलब बेसिकली शेड्यूल 1 जो है वो क्या बताता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है और उसका टेरिटोरियल डिमार्केशन, मतलब वो कितना फैला है, कहाँ से कहाँ तक, उसका बाउंड्री के बारे में बताता है। वहीं सेकंड शेड्यूल जो है, तो सेकंड शेड्यूल का पार्ट ए जो है वो क्या बताता है, सैलरी और एमेलमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बताता है, गवर्नर बताता है और स्टेट्स का बताता है। मतलब सैलरी क्या होना चाहिए और क्या मतलब TADA होता है ना बहुत ज़्यादा लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ मैं, वो प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्टेट्स का क्या होगा। पार्ट बी का ओमिटेड है और पार्ट सी मतलब पार्ट बी ओमिट कर दिया गया है। जो भी पार्ट बी था ना सेकंड शेड्यूल का उसको ओमिट कर दिया, हटा दिया गया है। ठीक है, पार्ट सी जो है वो सैलरी है, एमलमेंट है ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और वाइस वर्सा, साथ ही साथ ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मतलब स्पीकर,
डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कौन कौन हो गया, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, सब उसके बारे में, उसकी पेमेंट के बारे में बताया गया है। वही पार्ट डी जो है वो सैलरी बताता है, एम्यूलमेंट बताता है, किसका, जज का, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का और हाई कोर्ट के जज का बताता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट का नहीं बता रहा है ना, ध्यान रखना आपको। वहीं पार्ट ई जो है वो सैलरी और एम्यूलमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अभी सॉरी, अभी हम लोगों ने एज एन स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जितना पढ़ा है उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो भी होगा ना वो अलग किसी पार्ट में दिया होगा, है ना। पार्टी जो है वो सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड शेड्यूल में। ये बेसिकली किसके बारे में बताता है, ओथ के बारे में बताता है। तो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर और जज के बारे में बताता है। वहीं फोर्थ शेड्यूल जो है वो बेसिकली एलोकेशन ऑफ सीट्स है टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इन राज्यसभा है। वहीं फिफ्थ शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड एसटीज उसके बारे में बताता है। वहीं पे सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ATMM ऐसे याद रख सकते हो, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। थोड़ा बोलते बोलते एज एन टंग ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। फिर शेड्यूल 7 ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट है, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट उसके बारे में बताता है। वहीं है ना शेड्यूल 7 से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, 2025 में ही पूछा ना, अगर आप ध्यान रखोगे शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। फिर शेड्यूल 8 जो है ये क्या बताता है, 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पूछने का चांसेस बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेजेस इस बार बहुत ज़्यादा वो मतलब न्यूज़ में है ना। वहीं पे 9th शेड्यूल जो है वो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है। और 10th शेड्यूल जो है वो क्या करता है, प्रोविजन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस शेड्यूल फॉलोड लेटेस्ट डेवलपमेंट बाय 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003। 11th शेड्यूल जो है, 11th शेड्यूल ये बेसिकली पावर है, मतलब ये क्या करता है, पावर्स, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द पंचायत, 29 सब्जेक्ट्स ओवर विच द पंचायत हैव जुरिडिक्शंस रिफर्स टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। वहीं 12th शेड्यूल जो है, देखो अगर आप देखोगे 11th शेड्यूल तो आपको ये याद रखना है पंचायत से रिलेट करता है, और 12th शेड्यूल जो है बेसिकली म्यूनसिपालिटी से रिलेट करता है, इतना आपको पता होगा। 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से करता है। 9th शेड्यूल जो है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के लिए करता है। 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस है। 7th शेड्यूल आपका एज इन स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताता है। और वहीं 6th शेड्यूल जो है वो आपका एज इन ट्राइबल एरिया के बारे में, अदर शेड्यूल ट्राइबल एरिया। और 5th शेड्यूल जो है कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड एसटीज। 4th शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। 3rd शेड्यूल है ओथ एंड अफर्मेशन। 2nd शेड्यूल क्या है बताओ, तो 2nd शेड्यूल जो है ना आपका वो आपको क्या, सैलरी अलाउंस एम्प्लॉयमेंट्स। और 1st शेड्यूल जो है वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से रिलेट करता है, ठीक है, लेमन टर्म्स आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो चैप्टर 6 या फिर पार्ट 6 स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ओरिजिनली अब देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे और आर्टिकल 395 था, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जो है उसके तरह ये नहीं है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू द गवर्नमेंटल मशीनरीज नॉट ओनली इन सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच करता है। और वहीं पे अब अनलाइक मतलब यूएसए में जो है ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फेडरल नहीं है, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली प्रोवाइड करता है मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या कंटेन करता है, डिटेल प्रोविजन जो किससे रिलेट करता है, सेंटर और स्टेट से, साथ ही इंक्लूड करता है इमरजेंसी प्रोविजन को भी, ठीक है। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अब स्पेशल स्टेटस देखोगे ना, स्पेशल स्टेटस हैव बीन गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर एंड सम अदर स्टेट्स सच एज नागालैंड, मिजोरम, आसाम एंड गुजरात, है ना। उसके बाद अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया आर अल्टीमेट सोवरेन। अल्टीमेट सोवरेन है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, मतलब आप क्या भी मतलब कुछ भी प्रीच करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ये एज एन कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, सोवरेन कंट्री है। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं। तो ड्यू टू एक्सरसाइज ऑफ एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग द इंटर
shuns and repeals of various article clauses made by amendment to the constitution। confusion जो है basically dilemma है किसके लिए, number of articles have prevailed but changes जो है basically बनाया गया है, मतलब changes have been made by the amendments were named as clauses of some article and not separate article, है ना, ये आपको पता होगा। here technically देखा जाए तो आर 395 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाकी बहुत सारा जोड़ा गया है ना ए बी क्लॉज के साथ, उसके बारे में बता रहा था। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनलाइक यूएसए, मतलब यूएसए जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो रिटर्न इज सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल है, लेकिन लिखा हुआ भी है फिर भी फ्लेक्सिबल है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, साथ ही साथ ये एक यूनिक फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपने सिटीजन को, इट मेक्स सिटीजन्स ड्यूटीज अ पार्ट ऑफ बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, सन्स ऑफ सॉइल वाला वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, देश की मिट्टी, ओके। इट मेक्स द सिटीजन ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि इज द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो डीपीएसपी क्या है, एनफोर्सिएबल है लेकिन जस्टिशिएबल, है ना, वो आपको ध्यान रखने का, आप उसको कोर्ट में ले जाके ये नहीं बोल सकते हो कि डीपीएसपी का हनन हो रहा है तो मुझे जस्टिस दो, है ना। वो देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को ऑन विच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉ, ठीक है, एज इन आपको पता होगा शेड्यूल 7 आप याद रख सकते हो, ठीक है, जो बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ना, उसी के बारे में बता रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉ अंडर 3 दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली नॉट लाइक अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो दूसरे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये प्रोवाइड करता है सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी विद सुप्रीम कोर्ट एट अपेक्स और हाई कोर्ट इन द मिडिल और सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द एट द बॉटम, है ना। मतलब दूसरे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये नहीं है, ये क्या करता है, इसके पास सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है। साथ ही साथ देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एज इन आपको पता होगा LEJ मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पिलर्स ऑफ ये पार्लियामेंट, मतलब पिलर्स है 3 पिलर्स, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अडॉप्ट किया गया है, ये बैलेंस है किसके बीच में, बिटवीन अमेरिकन सिस्टम ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी और ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना दोनों को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है, किसको, जुडिशियली सुप्रीमेसी जो अमेरिका में देखा गया है और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में या फिर ब्रिटिश प्रिंसिपल में दिया गया है, दोनों को बीच में, मतलब दोनों को तवज्जो देता है, वो अपने आप को एज एन बनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट रिमार्केबल फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि दैट इट्स बीइंग अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट एक्वायर्स अ यूनिटरी कैरेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। ये क्या करता है, यूनिटरी कैरेक्टर मतलब एक सिंगल पावर रूल अब अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, उसमें स्टेट का कम रहता है, मतलब देखो राइट्स एंड रेगुलेशंस तो सारे रहेंगे लेकिन व्हाट वी से रूल मेकिंग जो है मेनली एज एन सिंगल पावर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अडल्ट अबव 18 ईयर, जितने भी अडल्ट जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं एज में, हैज़ गिवन द राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लेजिस्लेचर विदाउट प्रिस्क्राइबिंग एनी क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर सेक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और द लाइक। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब ये नहीं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कौन से जेंडर के हैं, उनका कितना प्रॉपर्टी और एजुकेशन है, सिवाय कि वो इंडियन सिटीजन है, मतलब है ना 18 ईयर्स के हैं, तो वो उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा हक मिलता है। उसके बाद डिस्टिंक्टिव फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कि ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स, ऑल इंडियन सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनको इक्वल राइट मिलता है, किसको छोड़ के। तो डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को है कि प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट मतलब आप अपना अपना खुद से व्हाट वी से रिलीजियस बिलीफ रख सकते हो। उसके बाद स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसी भी नागरिक को ऑन द ग्राउंड, मतलब किस रिस्पेक्ट में कि वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, नॉर कैन इट कंपेल एनीबडी वो पे करे टैक्सेस फॉर द सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर टैक्स रिलीजन फॉर पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, फॉर बढ़ावा देने के लिए आप टैक्स पे नहीं कर सकते, आप कंपेल नहीं कर सकते किसी भी नागरिक को।
ओके, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली हैव अ स्पेशल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन पब्लिक अपॉइंटमेंट। तो पब्लिक अपॉइंटमेंट में एज इन होता है ना SC ST OBC EWS, ये सब आ रहा है, तो ये सब को नहीं करना है। मतलब देखो सबके लिए इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए सीट जो है वो रिजर्वेशन लेके आया गया था। ट्राइबल्स इन पब्लिक अपॉइंटमेंट, सॉरी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फिर अन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पंचायती राज का, द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत जो है वो प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 40 इन पार्ट 4 विच रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी थ्रू द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो चैप्टर 7 फेडरल एंड यूनियन टेरिटरी फीचर्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन। वंस मोर, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इंडिया जो है उसका डिफरेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसा उसका ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे कि देखो यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरेशन जो है वो किस पे बेस्ड है, ऑन एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स का अग्रीमेंट बन के एक यूनाइटेड स्टेट्स बना है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना। वो इंडिया में नहीं है, उस तरह का ऐसा कोई स्टेट एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। यूनिटरी स्टेट्स, द फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द, एग्रीमेंट किया गया डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, और स्टेट जो है उसके पास राइट है कि वो सिसीड कर सकते हैं यूनियन के साथ, है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, आपका अपना कोई ध्वज नहीं हो सकता है। यू कांट हैव योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। यू नीड टू बी कंप्लायंट विद द यूनियन। तो यूनियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास हैज़ अ फीचर ऑफ बोथ ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके पास दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। अब देखो फेडरल फीचर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड हैज़ बीन मेड एज पर द 3 लिस्ट। किस तरह 3 लिस्ट, एज इन यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर उसी के आधार पे दिया गया है। वहीं पे यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास फंक्शन है कि वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भले सेंटर कुछ न बोले ना बोले, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल सकते हैं। दे कैन नाइदर अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नॉन ओवरराइड द डिक्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ना तो वो पावर के नीचे जा सकते हैं ना वो ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना होगा, जो लिखा है वही होना चाहिए, मतलब मेरा वचन ही है शासन, है ना, वही होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली इज एंटायरली रिटन, एन अमेंडमेंट टू इट मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। साथ ही साथ एंड इफ एन अमेंडमेंट जो है अफेक्ट करता है फेडरल स्ट्रक्चर को, ये बेसिकली इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लाइक अदर फेडरल स्टेट्स, आवर कंट्री जो है ऑल्सो हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज एन एसेंशियल फीचर। मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी से बाध्य नहीं है। ठीक है, सबका मतलब ये है अलग अलग है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। उसके बाद देखो यूनियन फीचर्स देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सॉरी मैं एज एन टर्म भूल रहा था। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट। अब देखो यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनिटरी फीचर में देखा जाए तो एक फेडरेशन में पीपल जो है एंजॉय करते हैं डुअल सिटीजनशिप, है ना, लेकिन इंडिया में नहीं है, दैट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट टू विच दे बिलोंग, बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरी इंडियन विद सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, फेडरेशन में यही है कि उनको एज एन डुअल सिटीजनशिप मिल जाएगा, पर इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड करता है इन यूनियन लिस्ट विच हैज़ बीन एलोकेटेड टू द सेंटर। सेंटर के पास उसके पास मतलब पावर है, वो लेजिस्लेट कर सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर दोनों में भिड़ंत हो जाती है तो द रूल्स विच आर मेड बाय सेंटर विल बी प्रिवेलिंग एज कम्पेयर टू द स्टेट, द रूल्स विच आर मेड ऑन स्टेट लिस्ट, रूल्स विच आर मेड बाय द स्टेट। उसके बाद देखो सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। रेसिडुअरी पावर जो है बिलोंग्स टू सेंटर। रेसिडुअरी पावर वही बता रहा है कि अगर दोनों में क्लैश होता है तो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट। प्रोक्लेमेशंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी जो है कैन बी इमीडिएटली टर्न द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडिया इनटू अ यूनिटरी वन। उसके बाद फेडरेशन में देखा जाए तो ये फेडरेशन सच स्टेट जो है शुड गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और पॉपुलेशन। बट राज्यसभा में देखा जाए तो इन इंडिया में तो स्टेट जो है वो स्टेट है रिप्रेजेंटेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बिसाइड द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मेंबर जो है
राज्यसभा में तो कितने हैं, तो बिसाइड द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा, ये आपको याद रखना है। गवर्नर जो है स्टेट के, उनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, साथ ही साथ दे कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द हिज प्लेजर, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट होल्ड्स द ऑफिस अंटिल द प्रेजेंट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है सिंगल जुडिशरी एज वी हैव रेड, और सिंगल सिस्टम ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, और कमांड ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। अब देखो अथॉरिटी क्या है, तो एक अथॉरिटी है ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमीशन, यूनिफॉर्मली प्रिवेल करता है ऑन यूनियन एज वेल एज स्टेट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमीशन, है ना। तो देखो बेसिकली आपको पता चल गया है अभी तक क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखो अब हम लोग ना स्टार्टिंग फेज में जा रहे हैं, प्रीएम्बल जा रहे हैं, मतलब सारे टॉपिक को एक एक करके सबको खंगालना है, मतलब डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो प्रीएम्बल जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ना, वो क्या बताता है कि स्टेट्स द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है और क्या प्रमोट करना चाहता है ना, वो बेसिकली प्रीएम्बल बताता है उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन रिटन ओवर देयर। एंड ऑल्सो एड करता है द लीगल इंटरप्रिटेशन, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या बताता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस, मान लो कहीं का लैंग्वेज एम्बिगुअस है तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रीएम्बल एक बार में मूलभूत तरीके से बता देता है। द आइडियल जो है बेसिकली एम्बेडेड है इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज फेथफुली रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर अमेंडेड इन 1976, समराइजेज द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखो टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, मतलब कुछ कुछ टेक्स्ट है जो प्रीएम्बल में लिखा गया है, चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या कहता है कि उन्होंने, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट द इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल द सिटीजन, ठीक है। ऐसे आपको आई वुड से रटा होना चाहिए प्रीएम्बल, ठीक है, आपको काम आ जाएगा ये एज इन आंसर राइटिंग में भी, यूपीएससी का मान लो मेंस लिख रहे हो आप या फिर स्टेट पीसीएस का मेंस लिख रहे हो ना, उसमें काम आता है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड of opportunity and to promote among them all फिर fraternity assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation। वहीं पे इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो प्रीएम्बल जो है स्पेसिफाई करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी का सोर्स कहाँ से है, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड द डेट ऑफ अडैप्शंस एंड इनैक्टमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दो द प्रीएम्बल जो है बेसिकली एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये प्रोवाइड करता है कि, ये याद रखना आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो, लेकिन ये प्रोवाइड करता है कि टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि मेरे प्रीएम्बल में लिखा हुआ राइट्स एंड रेगुलेशंस का खनन हो रहा है, इसलिए मैं कोर्ट जा रहा हूँ, दिस वोंट बी पॉसिबल। इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेफर कर सकते हैं, हैज़ रेफर्ड टू द प्रीएम्बल टू एलिसिडेट द वेग एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा बहुत सारा टर्म्स एंड देखो 2 साल 11 महीने लगे हुए हैं भाई, और बहुत बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है, तो ऐसा कुछ होगा ना कि बहुत सारे टर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा जो समझ में नहीं आता होगा, तो एज इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेफर कर सकता है प्रीएम्बल को, और उन्होंने किया भी है, टू एलिसिडेट द वेग एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे देखो फेनोमेना एक बेसिक स्ट्रक्चर, ये आया कहाँ से, तो बेसिकली प्रीएम्बल से ही एज इन लिया गया होगा, है ना, मतलब सिर्फ प्रीएम्बल से नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत सारा बटा हुआ है इसी तरह। फिर इन बेरुबारी केस सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रीएम्बल जो है नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट लेटर इन केशवानंद भारती केस इट डिक्लेयर्ड दैट इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। तो देखो जब व्हेन
द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो पास करता है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि लैप्स ऑफ सुजरनिटी दैट इज पारामाउंसी ऑफ द क्राउन इन सेक्शन 7 का 1 क्लॉज बी ऑफ द एक्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे लैप्स ऑफ पारामाउंसी। देखो लैप्स ऑफ पारामाउंसी में ना सबसे पहले एक बार देख लेते हैं इस पारामाउंसी का मतलब क्या होता है। देखो ये होता है एक्चुअल में ना टर्मिनेशन, ठीक है। वेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टर्मिनेशन। किस चीज़ का टर्मिनेशन की, ठीक है, ब्रिटिश का जो पावर है ना, टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन पावर इन इंडिया, ठीक है, वो एज इन सारे स्टेट्स को इंडिया को वापस दे रहा है, ठीक है। तो कैसे हुआ था, देखो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया ना, वो जब पास हुआ, ये डिक्लेयर करता है कि लैप्स ऑफ सुजरेनिटी दैट इज पैरामाउंसी ऑफ क्राउन इन सेक्शन 7 क्लॉज 1 का बी ऑफ एक्ट, साथ ही साथ फ्रॉम द अपॉइंटेड डे ऑफ सुजरेनिटी, जिस दिन पावर एज इन इंडिया को वापस मिल रहा था ना ऑफ हिज मैजेस्टी ओवर द इंडियन स्टेट लैप्सेस एंड विद इट, और जितने भी ट्रीटी और अग्रीमेंट थे ना जो फोर्स में थे एट द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द एक्ट बिटवीन हिज मैजेस्टी एंड रूलर, मतलब हिज मैजेस्टी मतलब क्राउन प्रिंसेस है ना, रानी साहिबा, एंड द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट, जितने भी फंक्शन जो एक्सरसाइजेबल थे बाय हिज मैजेस्टी एट द डेट विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन स्टेट, और जितने भी ऑब्लिगेशंस थे ना उस मैजेस्टी एग्जिस्टिंग के at the date towards Indian state of the ruler thereof, and all the power, rights, authority or jurisdictions exercisable by his majesty at that day in or relation to Indian states by the treaty grant usage सफरेंस और अदरवाइज। ये मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जितना भी पावर्स एंड फंक्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हिज मैजेस्टी का है वो खत्म होता है टुवर्ड्स इंडियन स्टेट। उसके बाद ऑफ द स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, ऑल द नंबरिंग, मतलब डोमिनियन ऑफ इंडिया कितना था ये 552, सेव हैदराबाद, कश्मीर, भवालपुर, जूनागढ़ एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट्स और चित्राल, फुलार, दिर, स्वत एंड आम हैज एक्सीडेड to dominion of India by 15th August 1947, that is before the appointed day itself। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। उतना ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ये कुछ स्टेट्स का नाम दिया है कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लोग अपना खुद से रूल्स एंड रेगुलेशंस रखना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन एंड माइग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटीग्रेशन और मर्जन ऑफ इंडियन स्टेट्स को, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखेंगे सारा। देखो इंटीग्रेशन मतलब स्टेट्स को जितने भी हैं वो इंडिया के अंतर्गत मतलब सिंगल पावर रूल में लाना है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, शेपिंग द इंडियन स्टेट्स इनटू द साइजेबल और वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज सॉट टू बी अचीव्ड बाय 3 प्रोसेसेस ऑफ इंटीग्रेशन, 3 प्रोसेस से। जैसे कि देखो उसको जो प्रोसेस था ना उनको क्या बोला जाता था, पटेल स्कीम आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल मिनिस्टर्स ऑफ इंचार्ज ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें से देखो 216 स्टेट जो थे ना वो मर्ज कर दिए गए थे इनटू रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस जोग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस कनेक्टेड टू देम, मतलब जोग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस मतलब जो एक दूसरे के सामने थे स्टेट्स थे उसको एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया। जितने भी मर्ज स्टेट थे वो इंक्लूड करते थे टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स ऑफ पार्ट बी इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो प्रोसेस जो था ना मर्जर का वो स्टार्ट किया गया, जैसे कि मर्ज ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स एंड विद देन द प्रोविंसेस ऑफ उड़ीसा इन जनवरी 1 1948, है ना। मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को एक करके उड़ीसा बोला गया 1948, कब 1 जनवरी 1948 को। उसके बाद 61 स्टेट जो है वो कन्वर्ट कर दिए गए इनटू सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया और साथ ही साथ इंक्लूडेड किए गए इन पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जो था ना वो बेसिकली कंसोलिडेशंस ऑफ द ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स था इनटू न्यू वाइबल यूनिट्स नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद एज ऑफ 275 जितने भी बचे 275 स्टेट्स थे वो इंटीग्रेट कर दिए गए 5 यूनियंस में, जिसमें मध्य भारत, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र और ट्रावेंकोर कोचीन थे। साथ ही साथ दीज वेयर इंक्लूडेड इन द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। अब देखो अदर 3 स्टेट जो थे वो कौन सा था पार्ट बी में, तो वो हैदराबाद था, जम्मू था और कश्मीर था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था और मैसूर था।
जिसमें से जम्मू कश्मीर जो था वो एक्सीडेड कर दिया गया टू इंडिया को कब, अक्टूबर 26 1947 को। जम्मू कश्मीर को कब एक्सीड कर दिया गया है, 26 अक्टूबर 1947 को। सो इट वॉज इंक्लूडेड एज अ स्टेट इन पार्ट बी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया कि वो जितने भी एक्सेशन जो है ना, जो कन्फर्मेशन का था बाय द पीपल ऑफ स्टेट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है सब्सिक्वेंटली कंफर्म करता है इन नवंबर 1956 को। कब करता है, नवंबर 1956 को। उसके बाद देयर आफ्टर देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ड्राफ्ट किया गया, जो कि फोर्स में आया 26 जनवरी 1957 को। साथ ही साथ अर्लियर आप देखोगे 15 फरवरी 1954 को, तो असेंबली जो है वो स्टेट असेंबली मेंबर हु वर प्रेजेंट कास्ट अ यूनानिमस वोट जो रेटिफाई करेगा स्टेट एक्सेशन टू द कंट्री। हैदराबाद जो है वो फॉर्मली एक्सीड नहीं करता है इंडिया को, लेकिन निज़ाम जो है वो इशू करते हैं एक प्रोक्लेमेशन जो बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है नेसेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विद यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब निज़ाम जो है वो इशू करते हैं एक प्रोक्लेमेशन जो रिकॉग्नाइज करता है नेसेसिटी, मतलब क्यों ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में रिलेशनशिप बना कर रखना है। ठीक है, accepting the Constitution of India subject to ratifications by the Constituent Assembly of the states and the Constituent Assembly of that state ratified this। अब देखो ये it is noteworthy here that the राज प्रमुख of the 5 union as well as the ruler of Hyderabad, मतलब राज प्रमुख मतलब राजा ऐसा मान सकते हो 5 यूनियन का, साथ ही साथ रूलर ऑफ हैदराबाद, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर, सभी ने अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई प्रोक्लेमेशन। तो सारा अडॉप्ट कर लेते हैं बाई प्रोक्लेमेशन, और द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कल्मिनेट कर दिया जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो कि अबॉलिश करता है पार्ट बी स्टेट एज अ क्लास और इंक्लूड करता है जितने भी स्टेट्स इन पार्ट ए एंड पार्ट बी इन वन सिंगल लिस्ट, है ना। मतलब सबको अब क्या कर दिया गया है, सबको एक सिंगल यूनिट में डाल दिया गया है। अब देखो स्टेट जो है वो प्रोविजंस करता है, मतलब स्पेशल प्रोविजंस है इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेट करता है पार्ट बी स्टेट्स को, कॉन्सिक्वेंटली वो ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कॉन्सिक्वेंटली वो हटा दिया गया है पार्ट बी स्टेट्स नामक कोई भी चीज़ को। साथ ही साथ इंडियन स्टेट जो है वो लॉस्ट देयर डिग्निटी, मतलब द इंडियन स्टेट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड बिकेम एन यूनिफॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो एम्बेडेड है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग। अब हम लोग ना नेक्स्ट चैप्टर में ही चले जाएंगे जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, एज एन ये भी हो सकता है कि आप आर्टिकल 1 सब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, स्टार्टिंग ऑफ, मतलब अगर आर्टिकल 1 में भी देखोगे तो उसका वही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 1 ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 1 ये ले डाउन करता है कि इंडिया जो है जिसका नाम भारत, दैट इज इंडिया, मतलब पहले प्रॉब्लम ये हो रहा था कि नाम इंडिया रखेंगे कि भारत रखेंगे। ठीक है, तो आज प्रियम्बल में भी यही आया, इंडिया दैट इज भारत, दोनों ही ना कंसेंसस से ले आया गया। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है बेसिकली कंसिस्ट करेगा, क्या क्या कंसिस्ट करेगा, तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। मतलब कौन सा है, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है और जितने भी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी है जो एक्वायर किए जाएंगे। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है और नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। और यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये रिजल्ट नहीं है अग्रीमेंट का, नॉर हैज़ एनी स्टेट्स द राइट टू सिसीड फ्रॉम इट। मतलब ये ना कोई एग्रीमेंट बनाया गया है कि आप हमारे में शामिल हो जाइए, ना ही उस एग्रीमेंट को तोड़ के इंडिया से वो अलग हो सकता है वो स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 1 वही कहता है। अब देखो फेडरेशन जो है इज कॉल्ड है यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज इट इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल। तो यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए बोला गया है क्योंकि वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, वो टूट के आप बाहर नहीं निकल सकते हो। ठीक है, एक सिंगल यूनिट है, ये आर्टिकल 1 कहता है। तो देखो अगर आप आर्टिकल 1 में याद रखना है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनिट ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट आप कह सकते हो। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 आप इतना याद रख सकते हो। देखो यूनियन टेरिटरी जो है ये आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन ऑफ स्टेट, ये याद रखना है। यूनियन टेरिटरी जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स की में शामिल नहीं किया गया है, वेयर एज द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो इंक्लूड करता है स्टेट्स को, है ना। यूनियन टेरिटरी जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट है ना, आपको ध्यान रखना है।
यूनियन टेरिटरी एंड सच अदर टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। साथ ही साथ द स्टेट एंड देयर टेरिटरीज जो है वो आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को फॉर द एडमिशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 जो है वो प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट जो है मे बाई लॉ एडमिट कर सकता है न्यू स्टेट को इन यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया में आप कोई दूसरे स्टेट को भी एज इन इंक्लूड कर सकते हैं या फिर स्टैब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट इन वन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट डीम फिट्स, मतलब जिस तरह वो फिट करता है आप उस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में आप एडमिट कर सकते हैं न्यू स्टेट को। ठीक है, साथ ही साथ स्टैब्लिश भी कर सकते हैं न्यू स्टेट। ठीक है, एडमिट भी कर सकते हैं, स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, जो भी आपको फिट लगता हो। ये आपको आर्टिकल 2 कहता है। ठीक है, आई होप दैट इससे अच्छा आपको और कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एडमिट भी कर सकते हो, एस्टैब्लिश भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पार्लियामेंट जो है उन्होंने एडमिट किया था फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी को, कराईकल को, माहे को, यनम को, और पोर्चुगीज सेटलमेंट वाला गोवा, दीव एंड दमन और सिक्किम को ईच इनटू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, या है ना एडमिट किया गया था। तो ये सब एज इन एडमिट किया गया था, कुछ एज इन फ्रेंच प्रोविंसेस और कुछ मतलब फ्रेंच प्रोविंसेस नहीं है, एक्वायर्ड फ्रेंच प्रोविंसेस था, और पोर्चुगीज जो जहाँ जहाँ रहते थे। ठीक है, आपको समझ में आया। अब चलिए हम लोग आर्टिकल 3 में चले जाते हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप नया स्टेट बना सकते हैं। कैसे नया स्टेट बना सकते हैं, ऑल्टर करके, मतलब चेंज करके बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब किसी एक स्टेट की बाउंड्री को चेंज करके आप नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे यूपी से उत्तराखंड हुआ था, बिहार से झारखंड हुआ था। ठीक है, और भी है ना, हैदराबाद का भी वही सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। देखो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो बेसिकली इनैक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीरियल नंबर 3979E, जो डेटेड था नवंबर 2019 को। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्न्स वेस्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब रीऑर्गेनाइज करना है और रिकॉग्नाइज करना है जम्मू एंड कश्मीर को इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज पे, वन टू बी एपोनिमसली कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर, एपोनिमसली जम्मू एंड कश्मीर, एक को जम्मू एंड कश्मीर कहा जाएगा और दूसरा क्या रहेगा, लद्दाख रहेगा, जिसके हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इंक्लूड करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट हैज़ बीन एबॉलिश्ड, मतलब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर वाला लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, ऐसे आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको अबॉलिश कर दिया गया। नाउ ऑनवर्ड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। देखो बेसिकली होगा कि आप यूटी बना दोगे और उसको एज इन सेंटर से रूल करोगे। यूटी जो है वो ऑक्यूपाई करेगा 19th रैंक इन द कंट्री। ठीक है, यूनियन टेरिटरी इन द पॉपुलेशन ऑफ एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, यूटी जो है वो क्या करेगा, 19th रैंक रहेगा कंट्री में इन पॉपुलेशन, और इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रीजन दैट इज कश्मीर एंड जम्मू, जो कंप्राइज करेगा 20 डिस्ट्रिक्ट और 6431 विलेजेस। ठीक है, ये इंडिया 2024 से ये सोर्स से लिया गया है। न्यू टेरिटरी जो लद्दाख रहेगा, अभी हम लोग ने जम्मू एंड कश्मीर को बता दिया। अब देखो न्यू टेरिटरी जो लद्दाख रहेगा वो कंसिस्ट करेगा 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, एक रहेगा कारगिल और एक रहेगा लेह, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। ठीक है, देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो पहले एवर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर का, और सेकंड एलजी रहे थे और सेकंड एलजी जो थे वो श्री मनोज सिन्हा थे, वाइल द फर्स्ट एलजी ऑफ लद्दाख जो थे वो श्री राधा कृष्णन माथुर थे। ठीक है, इधर हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। अब चलिए मर्जर ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो पार्लियामेंट ने 3 दिसंबर 2019 को एक बिल पास किया जो बेसिकली बताता था कि वी विल मर्ज यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली इनटू 1 यूनिट, सिंगल यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये आया 3 दिसंबर 2019 को। अब देखो उसमें हुआ क्या, राज्यसभा ने पास किया कि दादरा एंड नगर हवेली जो है और दमन एंड दीव जो है उसको मर्ज ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2019 के थ्रू वॉइस वोट किया जाएगा, और लोकसभा ने ऑलरेडी पास कर दिया बिल को नवंबर 27 2019 को। अब देखो मर्ज किया गया एक यूटी में, जो बेसिकली नेम होगा उसका दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका, दमन में होगा। ठीक है,
अब चलिए हम लोग 12th पार्ट में चलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब लगभग आर्टिकल 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर आर्टिकल 4 आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो वो बेसिकली वो मेजॉरिटी के बारे में बताता है। ठीक है, देखिए मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक बिल जो है वो सीक करता है कि आपको न्यू स्टेट बनाना है। ठीक है, ये बिल जो बताता है कि आपको न्यू स्टेट बनाना है या फिर आपके बाउंड्री को अल्टर करना है, मतलब इफ़ यू नीड टू चेंज द बाउंड्री, इफ यू वांट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना होगा। जैसे मनी बिल you need a recommendation, for normal bill you don't need a recommendation, same as for a बिल सीकिंग टू क्रिएट अ न्यू स्टेट यू नीड अ रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है रेफर करेंगे कहाँ पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जो स्टेट को जो टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर इट्स ओपिनियन, उनका ओपिनियन मांगेंगे और फिक्स करेंगे एक टाइम लिमिट। पार्लियामेंट जो है उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि वो एक्सेप्ट करें कि नहीं करें या फिर एक्ट करें कि नहीं करें अपॉन द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जिस तरह स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है तो उनके ओपिनियन में काम करना ना करना वो पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ ऑन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो रिक्वायर करेगा सिंपल मेजोरिटी। यही आर्टिकल 4 के बारे में बोल रहा था। वो होगा क्या कि वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास किया जाएगा बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की, हाँ ठीक है हम लोग ऑल्टर करते हैं बाउंड्री को या फिर मर्जर करते हैं बाउंड्री को। देखो जो इट इज़ नेसेसरी नहीं है कि ऑब्टेन करना आपको व्यूज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बिफोर अ बिल अफेक्टिंग देयर बाउंड्रीज और नेम्स इन द नेम इज इंट्रोड्यूस, मतलब अगर यूनियन टेरिटरी का अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है बाउंड्री, जरूरी नहीं है आपको पूछना है। ठीक है, बाउंडेशन नहीं है टू टेक इट्स कंसर्न। अब देखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अगर आप देखते हो तो आंध्र प्रदेश कब हुआ था, अक्टूबर 1 1953, महाराष्ट्र मई 1 1960, गुजरात मई 1 1960, नागालैंड दिसंबर 1 1963, हरियाणा नवंबर 1 1966, हिमाचल प्रदेश जनवरी 25 1971, मेघालय जनवरी 21 1972, मणिपुर जनवरी 21 1972, त्रिपुरा जनवरी 21 1972, सिक्किम अप्रैल 26 1975 और तेलंगाना वैसे याद रखोगे 29 वाला जून 2 2014 और उससे पहले 28 झारखंड नवंबर 15 2000। देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है वो क्या करता है, वो रीऑर्गेनाइज करता है बाउंड्री को, डिफरेंट स्टेट्स वाले बाउंड्री को जो बेसिकली स्टैब्लिश किया जाता है न्यू स्टेट। कौन करता है ये, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ये करता है। उसमें ये प्रावधान दिया गया है जिसमें से देखा जाए तो न्यू स्टेट ऑफ केरला के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ मर्ज किया जाता है फॉर्मर स्टेट ऑफ मध्य भारत पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावेंकोर, कोची, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, कच्छ, विंध्या प्रदेश इन अदर एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड 14 स्टेट जो और 6 यूनियन टेरिटरी जो है उसको स्टैब्लिश कर दिया गया था इंडिया में। ठीक है, ये वाला ये कौन सा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब देखो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 जो है वो डिवाइड करता है बॉम्बे को, जो स्टैब्लिश करता है 2 स्टेट्स को। कब हुआ ये, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, जिसमें से बॉम्बे को 2 भाग में बांट के गुजरात और महाराष्ट्र किया गया। उसके बाद 1962 को नागालैंड जो है वो क्रिएट कर दिया गया एज सेपरेट स्टेट। 1966 को पंजाब को डिवाइड कर दिया गया, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा इसका कैपिटल चंडीगढ़ है ना। उसके बाद यूनियन नहीं मैंने गलत बोला, हरियाणा एज चंडीगढ़। देखो यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो उसको एज एन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाया गया बाय एक्ट ऑफ 1970 और स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम जो है एंड अरुणाचल प्रदेश उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया 1971 को। साथ ही साथ मिजोरम जो है और अरुणाचल प्रदेश वो उसको अचीव कर दिया गया स्टेटहुड इन 1986। सिक्किम को एज इन मेड पार्ट ऑफ इंडिया बाय 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 1987 को गोवा को एज बनाया गया एज अ सेपरेट स्टेट ऑफ यूनियन। और छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर 2000 मतलब ऑन 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस। उत्तरांचल जो अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 8 नवंबर 2000, ये यूपी से अलग कर दिया गया था। और स्टेट ऑफ झारखंड जो है वो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 15 नवंबर 2000 को इन एज एन 28 स्टेट, वो बिहार से अलग कर दिया गया था। बायफर्केटिंग आंध्र प्रदेश तेलंगाना को बनाया गया जो बेसिकली केम इनटू बीइंग ऑन 2 जून 2014 एज 29 स्टेट और इट वाज आउटकम ऑफ 15th लोकसभा, है ना। अब हम लोग नया पार्ट में चले जाते हैं, मतलब नया सेक्शन में, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन
to Jammu and Kashmir Order 2019. In the exercise of power conferred by the clause 1 of the Article 370 of the Constitution in present President with ये देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, अब एक बार देख लोगे ये। अब देखो यहाँ पे ना, चलिए एक बार देख लेते हैं एससी वर्डिक्ट क्या था कि ऑन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया अपना वर्डिक्ट कि दिसंबर 11, 2023 को यूनियन गवर्नमेंट 2019 मूव टू अमेंड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है, जो कि रिवोक करता है आर्टिकल 370 को, वो वैलिड है। ये कब आया? ये बेसिकली लेट से आया था, ठीक है। जिसमें से ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो प्रिसाइड करते हैं बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। 50th CJI थे, अभी 53rd कौन आप बता सकते हो। उन्होंने हैड रिजर्व्ड इट्स वर्डिक्ट ऑन May 23rd, पिटिशन इन द मैटर ऑन September 5, 2023। उसके बाद आफ्टर 16 डे ऑफ हियरिंग, बेंच जो है उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि जस्टिस SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवाई और सूर्यकांत, जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर हेल्ड नो इंटरनल सोवेरेनिटी आफ्टर एक्सेशन टू इंडिया। साथ ही उन्होंने बताया कि देयर वॉज नो प्राइमा फेसिया केस दैट प्रेसिडेंट 2019 ऑर्डर्स वेयर मैलाफाइड इन बैड फेथ, मतलब कोई गलत तरीका से इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, जस्टिस कॉल कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, प्राइमा फेसिया He said that there was no prima facie cases and the President 2019 order was not were malified or extraneous exercise of power, ठीक है, मतलब कोई गलत तरीका से इसको हैंडल नहीं किया गया है। जस्टिस कॉल ने रिकमेंड किया इन हिज कंसर्निंग ओपिनियन दैट ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जो है शुड बी सेट अप इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्ट ऑफ एलिज्ड राइट वायलेशन इन द रीजन, ठीक है।